फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीपीसी और आज लेक्चर में हम जनरल बैकग्राउंड की बात करेंगे सीपीसी की, क्योंकि सीपीसी स्लाइटली टिकली सब्जेक्ट है और जब तक आप इसका थोड़ा इवोल्यूशन नहीं जानेंगे तब तक या स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक आगे के चैप्टर्स को आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले मैं बता दूं कि हम कहते हैं सीपीसी, लेकिन जब इसका फुल फॉर्म यूज करते हैं तो ये सिविल प्रोसीजर कोड नहीं कहते इसको, ये गलत नाम होगा। इसका सही नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऐसे ही द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर हम कहेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो इसका पूरा नाम बदल जाए, इसका पूरा मतलब बदल जाएगा। इसलिए नॉमेनक्लेचर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सीपीसी है ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ये पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज कि ये कोई नया कोड नहीं है। जब आप बेयर एक्ट में जाएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नया है, ड्राफ्ट किया गया है, या सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट नया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाइड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोडिफाइड है। ये एक्ट है, इसे पार्लियामेंट ने बनाया है। जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें कंसल्टेशन वाला आपको नहीं आएगा, लेकिन जो एक्ट जो लॉ इंडिया में ही बना है और जिसे गवर्नर जनरल ने बनाया है अपनी काउंसिल की हेल्प से, उसमें जब प्रोसीजर आएगा तो कोड आएगा। उसके पीछे दो रीजंस हैं। इसे कोड क्यों कहते हैं, एक्ट क्यों नहीं कहते, पहले मैं आपको बताता हूं। दो रीजंस इसके समझ में आते हैं, हालांकि मेंशन नहीं किया गया है मगर प्रोबेबल रीजंस हैं। पहला तो ये कि जो सीपीसी है ये इवोल्यूशनरी है। एक दिन में तो कोई प्रोसीजर बनता नहीं, चाहे कोई रास्ता बनाए, कोई सड़क बनाए, कोई मकान बनाए, उसमें बनने में टाइम लगता है और समय समय पर उसमें चेंज होते रहते हैं समय के हिसाब से। अभी देखिए बड़े बड़े मकान जितने थे, सड़क बन रही, सब गिर रहे हैं। फिर नया स्ट्रक्चर खड़ा होगा, नया पुल खड़ा होगा, कुछ नया डिजाइन के मकान भी खड़े होंगे। जो पुराने बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कई के फ्लैट्स बन रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रोसीजर लॉ भी है। एक पगडंडी से शुरू होती है, एक वेल डेवलप्ड रोड तक आकर के एंड होती है और कभी एंड नहीं होता, क्योंकि प्रोसीजर जो चेंज होता है वो सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता है। लोगों की सोच बदलती है, लोगों काम करने का तरीका बदलता है, उनके नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आज इस रास्ते जा रहे हैं, 5 साल के बाद पता लगा कि नहीं ये रास्ता ज़्यादा बेटर है, इससे चला जाए। इसी तरीके से जो जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं दे आर बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं बैठे बैठे कोई लॉ बना देंगे। तो इसीलिए जो सीपीसी है या एविडेंस एक्ट है, जो पुराने एक्ट है, क्योंकि पुराने एक्ट है तो उस समय जो लॉ मेकर्स थे, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसको ये पता था कि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट ने नहीं बना करके इसे इंडियन रूलर गवर्नर जनरल ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर में बनाया था, इसीलिए इसका एक्ट न करके इसे कोड कहा जाता है। तो कोड कहने का पहला बेसिक रीजन ये है इसका इवोल्यूशनरी होना। जैसे सीपीसी का पहला कोडिफिकेशन 1858 में हुआ, 1858 में हुआ, 1859 में इंप्लीमेंट किया गया। 1858 में क्यों हुआ, क्योंकि 1858 में पहली बार इंडियन टेरिटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आई थी। 1857 के बाद जब रिवोल्ट हुआ था, इसके बाद 1858 में क्राउन ने इंडियन टेरिटरी को सीधे टेक ओवर कर लिया था। उन्होंने कहा था ब्रिटिश प्रजा मेरी प्रजा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जैसे ब्रिटिश के लिए लॉ बनाएंगे वैसे इंडियंस के लिए भी लॉ हम बनाएंगे। और उसी प्रॉमिस में, उसी प्लेज में सारे लॉ बनते चले गए। तो आप देखेंगे जितने शुरू के लॉज हैं वो इंडियन पिनल कोड 1860 का बना हुआ है, सीपीसी 1858 का बना हुआ है पहला, सीआरपीसी 1858 का बना हुआ पहला। तो जो फर्स्ट कोडिफिकेशन शुरू हुआ है, अब यहां मैं कोडिफिकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब जो लॉ बना फाइनल लॉ नहीं था। तो कोडिफिकेशन शुरू हुआ
तो पहला कोडिफिकेशन 1858 में किया गया और 1859 में लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के जमाने में। इसके बाद फिर चेंज हुआ। आप देखेंगे 1882 में अमन करने की जरूरत पड़ी। बहुत सारे जो प्रोविजंस थे, जो नेशनल जस्टिस के प्रोविजंस थे, उसमें लाए गए, क्योंकि तब नेशनल जस्टिस के रूल प्रपाउंड कर दिए गए थे, फेयर हियरिंग रूल बना दिए गए थे, वो इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके बाद आप देखेंगे 1973 में एक तरीके से इसकी पूरी तरीके से ओवर ड्राफ्टिंग, इनर ड्राफ्टिंग, अंडर ड्राफ्टिंग सब हो गई। तो 1973 का जो एक्ट एकदम नया एक्ट बन गया। इसमें बहुत ऐसे चेंजेस किए गए, जैसे मेन और वीमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और हियरिंग बिना सुने किसी के खिलाफ जजमेंट नहीं दिया जा सकता। तो जैसे जैसे सोसाइटी बनती गई, रूल ऑफ लॉ आगे बढ़ता गया, वैसे ही प्रोसीजर में के प्रोविजंस भी बदलते चले गए। फिर 73 के बाद आपने देखा 1999 में चेंज कर दिया गया। इसके बाद 2002 में चेंज किया गया, 2005 में कुछ चेंजेस किए गए। तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला लॉ है, चाहे लेजिस्लेचर चेंज करे, चाहे कोर्ट चेंज करे, मगर इसमें चेंज होना जरूरी होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर है। और जो प्रोसीजर टाइम के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से विधायिका को सबसे इजी लगता है, वही प्रोसीजर कोडिफाई कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कोड, क्योंकि कभी इसका अंत नहीं आएगा। सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ कोडिफिकेशन होता रहेगा। तो जो वर्ड है कोड, एक्ट नहीं है, इसीलिए, क्योंकि एक्ट तब होता जब एक बार में ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया होता, या इवन गवर्नर जनरल ने कोई बिल ला करके पास किया होता। तो सीपीसी सीआरपीसी में कोई बिल नहीं लाया गया था फॉर्मल, कुछ एक्सपर्ट्स ने ड्राफ्ट करके दे दिया, गवर्नर जनरल ने साइन कर दिया, कोड बन गया। धीरे धीरे करके ऐसे चेंजेस किए गए। तो पहला रीजन तो यह था कि हमेशा चेंज होने वाला लॉ था। दूसरा रीजन कोड करने का यह था कि अगर एक्ट बनाते तो अमेंड करने की एक प्रॉब्लम आती, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाता, धीरे धीरे करके लोग अवेयर हो रहे थे, गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। इसलिए इजी चेंज करने के लिए, ताकि गवर्नर जनरल की पावर बनी रहे और प्रोसीजर लॉ चेंज हो जाए, इसलिए इसे कोड कहा गया है, एक्ट नहीं कहा गया है। हालांकि इसका अर्थ एक्ट होता है। आर्टिकल 272, 273, 273A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी प्रीवियस लॉ को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रिवेल कर रहा था और जिसे डिलीट नहीं किया गया था, स्क्रैप नहीं किया गया था, उस लॉ को कंटिन्यू कर सकती है, उसी रूप में बदल करके, या उसके नाम को चेंज कर सकती है। तो सीपीसी सीआरपीसी को प्रेसिडेंट ने उसी नाम से कंटिन्यू करने दिया। इसीलिए कोड भले इसका नाम हो, लेकिन रियल में इसका नेचर एक्ट ही है, ये एक डीम्ड एक्ट है। तो ये चीजें समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज, कोड क्यों कहते हैं, एक्ट क्यों नहीं कहते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्लेस्ड है ये, क्योंकि कोई भी लॉ बनेगा, एक्ट बनेगा, तो हमारे पास आप देखेंगे आर्टिकल 245, 246, 277, ये 3 प्रोविजन हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को गवर्न करते हैं एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ मेकिंग पावर में। इसी तरीके से 3 सूचियां हैं, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है वो, उसके प्रोविजंस बदल सकते हैं कोई स्टेट भी, क्योंकि लॉ तो सेंट्रल बनाएगा, यूनियन बनाएगा, लेकिन ये चूंकि कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, इसलिए अगर आर्टिकल 254 को ध्यान से पढ़े तो कंकरेंट लिस्ट पर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो जो यूनियन लॉ है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। इसीलिए सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये 3 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है। इस पर आप देखेंगे स्टेट अमेंडमेंट, अक्सर आप जब खोलेंगे लिखा रहता है स्टेट अमेंडमेंट्स। इससे ये इंडिकेट होता है
कि स्टेट के पास भी अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशंस को देख करके, अपनी स्टेट कंडीशंस को देख करके लॉ मेकिंग पावर उनके पास भी है और वो अमेंड कर सकते हैं। तो इसमें जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें आप देखेंगे उसका जो पहली एंट्री है कंकरेंट लिस्ट की पहली एंट्री या दूसरी एंट्री दोनों में ही क्रिमिनल लॉ है। फर्स्ट एंट्री में आईपीसी और अदर लॉज है और सेकंड एंट्री में जो थर्ड लिस्ट है उसकी फर्स्ट एंट्री में और सेकंड एंट्री में क्रिमिनल लॉ है। सेकंड 12वीं एंट्री में एविडेंस एक्ट है। आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, आप जानना चाहिए, ये हर एग्जाम पॉइंट है, उससे इंपॉर्टेंट है। और 13वीं एंट्री जो आती है, क्योंकि शेड्यूल की लिस्ट तीनों है उसमें एंट्रीज होती है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। तो पहले शेड्यूल में 97 एंट्री है, इसी तरीके से सेकंड में 47 है। तो जो जितनी एंट्रीज हैं उन एंट्री में जो 13वीं एंट्री है उसमें कंकरेंट लिस्ट में रखा गया सीपीसी को, मतलब इस पर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों लॉ बना सकते हैं। ये दूसरी पॉइंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 13 कंकरेंट लिस्ट की 13 एंट्री में है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने बताया आपको ये लॉ इवोल्यूशनरी है, हमेशा बदलता रहता है। हर 10 साल 15 साल के बाद टेक्नोलॉजी आ गई नई, आज कोर्ट में हियरिंग हो रही है, कल स्काइप पे होगी, कल आप अपने मोबाइल से कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, वीडियो अपीयरिंग हो सकती है आपकी। तो इसीलिए कुछ न कुछ जो चेंजेस सोसाइटी में होते हैं उसके अकॉर्डिंगली लॉ बदलता है प्रोसीजर का। इसीलिए जब आप इसका प्रेम्बिल देखेंगे लिखा गया है एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। यहां दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। इसमें यह नहीं लिखा गया है एंड एक्ट टू मेक और इनैक्ट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें लिखा गया है कंसोलिडेट एंड अमेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा ध्यान रखना होगा आपको। ऐसा इसलिए किया गया है, जैसा मैंने बताया आपको, कि ये कोई नया लॉ नहीं है, पहले भी लॉ था, लॉ बदला है, आज भी एक लॉ है, कल भी बदला हुआ लॉ होगा। ये एक रेगुलरली चेंजिंग लॉ है। जो प्रोसीजर होता है वो चाहे सीपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे एविडेंस हो, आप तीनों में पाएंगे एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज। लॉज मीन्स जो लॉ पहले बने थे, जो लॉ अब है, जो लॉ आगे बनेगा। इसका मतलब ये ऐसा प्रीएम्बल है जो हमेशा इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाता है कि लॉ, जो प्रोसीजर लॉ का जो नेचर है वो चेंजिंग नेचर है सोसाइटी के साथ। तो इसका अर्थ ये होता है कि एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अब जो कंसोलिडेट है, कंसोलिडेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो कोर्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 में कोर्ट को रूलिंग पावर है। अभी आपने देखा विशाखा के केस में, चंद्रिमा दास के केस में, या सीआरपीसी में देखा आपने, ये जो वेस्ट बंगाल का केस था, क्या नाम अभी याद, आज बता दूंगा आपको, उस केस में। तो बहुत सारे केसेस में, या बच्चन सिंह के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ चेंज किया। तो एक तो कंसोलिडेट मींस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लॉ, सीपीसी को मजबूत करता है, जजमेंट्स जो रूलिंग्स होती है, और पार्लियामेंट अमेंड करती है। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है, या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस है, जो प्रेसिडेंट देता है, जो रूलिंग देता है, उसे सबको मानना पड़ता है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एक्सिक्यूटिव हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे गवर्नर हो। तो एक तरीके से लॉ बन जाता है। आपने देखा उसको लेकर के, हाँ, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, मुझे नाम भूल रहा था, 1997 का केस है। इससे पूरा लॉ सीआरपीसी में अरेस्ट का लॉ पूरा चेंज कर दिया गया है, और सीआरपीसी में भी लिखा गया है कंसोलिडेट एंड अमेंड। ऐसे सीपीएससी में भी आपको अभी देखेंगे कोर्ट का यूज कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस सेटल्ड है, लेकिन सीआरपीसी में ज्यादा होता है, क्योंकि सीआरपीसी ह्यूमन लिबर्टी का क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, इसलिए कोर्ट ज्यादा सेंसिटिव होती है सीआरपीसी को लेकर के। लेकिन कोर्ट को पावर दोनों में है चेंज करने का। तो कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट,
तो पहली बात तो ये बताई मैंने आपको कि ये कोड है, एक्ट नहीं है। कोड क्यों है, एक्ट क्यों नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां पेश होता है, थर्ड शेड्यूल में, मतलब थर्ड लिस्ट में, 7 शेड्यूल की थर्ड लिस्ट में एंट्री नंबर 13 में। वहीं से पावर मिलती है स्टेट और पार्लियामेंट दोनों को लॉ बनाने की। सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन वही है, एंट्री नंबर 13 और थर्ड लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इसमें दूसरा मैंने बताया कंसोलिडेशन है ये, और ये सडनली एक्ट कोई रिवोल्यूशनरी एक्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह, तो ये चेंजिंग लॉ होता है। तीसरी चीज आप देखेंगे इसमें कि इसमें सेक्शंस और ऑर्डर्स हैं और रूल्स हैं। कहीं भी इंडिया के किसी भी एक्ट में, इवन प्रोसीजर में भी आप ऑर्डर नहीं पाएंगे। रूल तो पा सकते हैं मगर ऑर्डर नहीं पाएंगे, क्योंकि रूल मेकिंग पावर तो गवर्नमेंट के पास होती है, मगर यहां सीपीसी में पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होती है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी सिविल सोसाइटी है, क्रिमिनल सोसाइटी नहीं है। जब सोसाइटी सिविल सोसाइटी है तो सारे डेवलपमेंट सिविल होंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, चाहे डिफेमेशन एक्ट हो, चाहे मोटर व्हीकल्स एक्ट हो। बहुत सारी प्रॉब्लम डे बाय डे जो हमारे सामने आती हैं वो सिविल होती है। जनरली आप देखेंगे पोजीशन ओनरशिप का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूसेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। सड़क पे आप खंभा गाड़ी खड़े हो गए 20 दिन तक तो आना जाना रुक गया। तो ये जो सिविल मैटर्स हैं इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं, आज से नहीं बढ़ते, सोसाइटी जब से बनी तभी से, क्यों क्राइम तो बहुत कम होते हैं। अगर 20 लोग हैं तो क्राइम शायद एक करें, लेकिन सिविल फंक्शनिंग तो सभी लोग करते हैं। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, खेती करेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, गिफ्ट देंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेंगे, ये सब सिविल एक्टिविटीज बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। तो इतनी तेजी से ग्रोथ हुआ सिविल मैटर्स का, तो ये कोडिफाई करना, समेट कर रखना केवल सेक्शन में या केवल सब सेक्शन में, क्लाजेज में, ये बहुत असंभव था। ये बड़ा हाउस पाच होता, कोर्ट के सामने प्रॉब्लम होती, लिटिगेंट को भी दिक्कत आती और वकील को आर्गू करने में भी प्रॉब्लम होती। इसीलिए एक जो प्रॉब्लम का सलूशन दिया उन्होंने, एक सेक्शन को अलग किया, ऑर्डर को अलग किया। आप इसको ऐसे समझिए, आप एक मोहल्ले में जाते हैं, एक बड़ा सा कैंपस है, पूछते भाई ये सुलाखी की दुकान कहां पड़ेगी या नेत्रान दुकान कहां पड़ेगी, हर आदमी जानता है इसको, बता देगा चले जाओ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये जो हमें जाना है, नहीं, एक सोसाइटी में जाना है, सोसाइटी में 1000 कमरे, 1000 घर हैं, पहले आप कहां जाएंगे? पहले सोसाइटी को लोकेट करेंगे, ऑटो वाले कहेंगे हम इस नंबर पे ले चलो, इस जगह पे ले चलो, फिर उस जगह पे जाएंगे तो नक्शा देखेंगे, नक्शे में पहले आप ये जो सेक्टर देखेंगे, सेक्टर के बाद फिर ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक के बाद फिर लेन देखेंगे, तब हाउस नंबर देखेंगे। ठीक एग्जैक्टली इतने सब्जेक्ट बढ़ते चले गए सीपीसी में कि उसको ऑर्डर बनाया, जो मेन पार्ट था सेक्शन बनाया, इसके बाद ऑर्डर बनाया, ऑर्डर के बाद रूल बनाया, रूल के बाद फिर सब रूल बना दिया। तो ये पर्पज है, इसीलिए इसे हम डिवाइड करते हैं सेक्शन और ऑर्डर में, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज या पांचवी जो भी बात हो, सीपीसी में कुल 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स हैं। तो 60 जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स जैसे आप इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी है, अगर आप दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? आप आईपीसी को सेक्शन मान ले और सीआरपीसी को ऑर्डर मान ले, ऐसे समझ लें। लेकिन दोनों को अलग किया गया क्योंकि दोनों का अलग इंपॉर्टेंस है। सीपीसी में अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ इतना ज्यादा, हजारों सब्जेक्ट सब्सटेंटिव लॉ में हैं, इसलिए सीपीसी को अलग ही रखा गया है और अलग से क्लासिफिकेशन भी किया गया इसको। तो जो सीपीसी है, सीपीसी
में जो 51 सेक्शंस हैं सबका अलग इंपॉर्टेंस है। समन जारी करने से लेकर के, कोर्ट में जाने से लेकर के, सूट फाइल करेंगे, कौन करेगा, वकील करेगा, प्लेंट में क्या लिखा जाएगा, WS कैसे लिखेंगे, कैसे प्लीडिंग करेंगे, कैसे इंस्पेक्शन होगा, जजमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा, या एक्सक्यूशन कैसे होगा, ये सब चीजें आपको डिटेल ऑर्डर में मिलेंगी। तो सेक्शन मोटी मोटी बातें कहता है। जो सब्सटेंटिव रूल है, सब्सटेंटिव जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए सेक्शंस में, लेकिन जो प्रोसीजरल और सब प्रोसीजरल रूल्स हैं, जो डिटेल्ड रूल्स हैं, वो दिए गए हैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर 1 to 51 तक ये 3 ऑर्डर जो तब से बने वो आज ही बने हुए हैं। इन सब में ऑर्डर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर 21 पूरा रिलेटेड है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर, निर्णयों का और आदेशों का पूरा निष्पादन ऑर्डर 21 के माध्यम से होता है। कुल 108 रूल हैं ऑर्डर 21 में। सबसे बड़ा ऑर्डर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 21। सबसे छोटा ऑर्डर है ऑर्डर 51। ऑर्डर 51 में चार्टर कोर्ट्स के बारे में बता। चार्टर्ड कोर्ट्स, जैसे आप चार्टर्ड बस करते हैं स्पेसिफिक, वैसे चार्टर्ड कोर्ट्स भी अब नहीं ये पहले बने हुए थे। पहले देखिए चार्टर्ड कोर्ट्स क्या होते थे। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है आर्टिकल 214, 215, 214 में हाई कोर्ट स्टेब्लिश होता है और जिसे पार्लियामेंट करती है। 215 में हाई कोर्ट जजेस का, 215, 16, 17 में हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब क्या होता था? तब तो कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। तो कोर्ट कहां से बनते थे? कोर्ट बनते थे गवर्नर जनरल के थ्रू और क्राउन के चार्टर से। तो क्राउन की जो परमिशन होती थी, जो क्राउन का लेटर होता था, उसे कहते थे चार्टर। तो चार्टर का मतलब होता है जो आज का एक्ट है, पहले का चार्टर था, वो क्राउन का लाइसेंस होता था, क्राउन का परमिशन होता था। इसलिए पहले जो हाई कोर्ट्स होते थे वो क्राउन के चार्टर से बनते थे, इसलिए उन्हें कहते थे चार्टर कोर्ट्स। लेकिन अब 1909 जो 1861 का एक्ट आया, हाई कोर्ट्स एक्ट आया, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट आया और 1862 में सबसे पहले 3 कोर्ट बने, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एक्ट के बाद। इसके जस्ट बाद जो नॉन प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, मतलब जो मुफस्सिल एरियाज थे, उनमें सबसे पहले बना हाई कोर्ट आगरा में 1862 में। उसी आगरा को बाद में अवध कोर्ट बनाया गया, फिर उसकी बेंच शिफ्ट होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ गई। इसी तरीके से बनते बनते हर कोर्ट बने। तो पहला इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट आप देखेंगे, हरियाणा हाई कोर्ट है, ये सब 1950 के पहले थे। 1909 के बाद तो बने, लेकिन फिर भी क्राउन का परमिशन था क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं था। क्राउन मींस गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का जो मैंडेट था, जो ऑर्डर होता था, उससे ही कोर्ट बनते थे। मगर 1950 के बाद ये चार्टर कोर्ट खत्म हो चुके हैं, तो केवल नाम में है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा एक कोर्ट का नाम और देखेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। अभी आप 122 से लेकर के सेक्शन 128 तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाई कोर्ट्स रूल मेकिंग पावर भी है, लेकिन कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर को रूल मेकिंग पावर नहीं थी। तो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल कमिश्नर वो कोर्ट थे जो अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट करती थी, क्राउन करता था, हाई कोर्ट के जज को करता था, लेकिन वो स्क्रूटिनी पावर भी उसके पास थी। तो ये कोर्ट 1951 में खत्म कर दिया गया, जब स्टेट रियासतें बन रही थी, खत्म हो रही थी, स्टेट्स का मर्जर हो रहा था, उस समय ये कोर्ट टेम्पररी बनाई गई थी। तो 51 के बाद 52 में कोर्ट खत्म हो गया। तो अब कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल कमिश्नर भी नहीं है, चार्टर कोर्ट भी नहीं है। तो जब भी आप ऑर्डर में इन दोनों नाम देखेंगे, सेक्शन 123 में चार्टर कोर्ट का नाम देखेंगे, ऑर्डर 51 में जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट का नाम देखेंगे, या ऑर्डर 51 में जब आप चार्टर कोर्ट का नाम देखेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा। ये दोनों कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करते। अब एक ही तरह कोर्ट एग्जिस्ट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो यहां तक कि जो पहले चार्टर कोर्ट्स थे उनका स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्योंकि क्राउन तो है ही नहीं,
अब तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट है, इसलिए अब ये केवल एक कोर्ट इंडिया में है, सारा कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। अब जब हम स्टडी करेंगे दोनों को लेकर के, दोनों साथ स्टडी करेंगे, तभी सीपीएस की हमारी स्टडी पूरी होगी। फिर हम अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे ऑर्डर को याद किया जाएगा, क्योंकि 51 ऑर्डर को याद करना मुश्किल है और ऑर्डर सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना है इसको हम आगे लेक्चर में बताएंगे। आज लेक्चर अपना ही मैं खत्म करता हूं। थैंक यू।